हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टर चैनल। आज की वीडियो में जैसे कि आप देख ही रहे हो, हम डिस्कस करेंगे विजुअल आर्ट का 2023 में हुआ पेपर जो 14 दिसंबर 2023 में कंडक्ट कराया गया था। इसके बारे में पूरे 100 क्वेश्चंस के थ्रू हम जानेंगे कैसा रहा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइड कलर स्कीम। ट्राइड कलर स्कीम के बारे में बताना है। अब देखिए, ट्राइड कलर स्कीम में आपका प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। ठीक है, हिंदी में इसी को प्राथमिक और द्वितीयक कहते हैं। जैसे आपको पता ही है कि रेड है ना, येलो और ब्लू। ठीक है, ये क्या है, तो प्राइमरी कलर के ट्रायड है, 3 कलर थ्योरी है ना। और ऐसे सेकेंडरी कलर की ट्रायड होती है जिसको हम आप जानते हो ऑरेंज और पर्पल के रूप में है ना, या वॉयलेट, और ब्लू और येलो को मिलाने पर ग्रीन। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ट्रायड हो गया। अब देखो, इसमें जो ऑप्शन है, नहीं प्राइमरी का पूछा ना ट्रायड का पूछा है ना, ऑप्शन के थ्रू आप जाओगे तो आपको सामने निकल के आएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि येलो और ऑरेंज मतलब यहाँ का कोई पॉइंट लिया गया है, रेड और पर्पल यहाँ का पॉइंट लिया गया है, और ब्लू और ग्रीन ठीक है यहाँ। तो इनका आप ट्रायड देख सकते हो जो बन रहा है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ट्रायड को यहाँ पर फॉलो किया गया। ठीक है, ट्रायड इक्वल स्पेसिंग में होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रायड भी बता दें, सेकेंडरी, और ये जो बन रहा था टर्शरी टाइप का, ये ट्रायड भी आपको आज मालूम हो गया। ठीक है, तो हिंदी में भी ट्रायड कलर स्कीम में क्या है, तो पीला नारंगी, लाल बैंगनी और नीला हरा वाला रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द मीडियम इज वेरी क्लोज टू रिलीफ प्रिंटिंग। रिलीफ प्रिंटिंग के सबसे नजदीकी स्कल्पचर्स के थ्रू हमें बताना है। तो आपको पता है लिथोग्राफी क्या है, प्लेन सरफेस पे होता है सारा। ठीक है, सेरिग्राफी आपको पता है कि स्टेंसिल का यूज करके हम नेगेटिव पॉजिटिव करके जो है प्रिंट लेते हैं सेरिग्राफी में। और विस्कोसिटी क्या है, जहां पर आपको मल्टी लेवल आ जाते हैं। ठीक है, आप अपनी प्लेट को मल्टी लेवल क्राफ्ट करते हो तो यहाँ पे रिलीफ मतलब जो उभरा हुआ है वो वाला हिस्सा भी आ जाता है। तो सबसे नजदीक विस्कोसिटी रहेगा रिलीफ प्रिंटिंग के। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड पे चलते हैं, सर्कुलर पैड। ठीक है, एक सर्कुलर पैड होता है जो बर्निशिंग के काम आता है आफ्टर रिलीफ प्रिंट। ठीक है, तो जापानीज में आपको बताना है कि जो जापानी रिलीफ छापा चित्र है उसमें जो ये रिलीफ के ऊपर बर्निशिंग करने का कार्य है वो किस टूल के द्वारा किया जाता है, तो ये रहेगा हमारा बैरन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा टूल रहेगा, बैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, मल्टी बिट स्कैनर जो होते हैं वो कैप्चर कैसे करते हैं कलर्स को, वो बताना है। अब देखो, प्रिंट करेंगे प्रिंटर से तो हमेशा CMYK के होंगे। ठीक है, स्क्रीन हो गया, पैड हो गया है ना, कंप्यूटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये जितनी भी स्क्रीन है वो RGB दिखाती है ना। जब प्रिंट की बात करते हैं तो CMYK। तो जब भी हम स्कैन भी करते हैं ना तो वो भी RGB में ही स्कैन होता है ना, रेड ग्रीन और ब्लू के प्राइमरी कलर्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर भी हिंदी में भी RGB। नेक्स्ट देखिएगा, नेम द फिलोसफर हु सेड ब्यूटी इज परफेक्शन। उस दार्शनिक का नाम बताना है जिसने कहा है ब्यूटी इज परफेक्शन है ना, सौंदर्य संपूर्णता है। तो उस दार्शनिक को मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। और एक हिंट दे देता हूँ, उसको हम फादर ऑफ एस्थेटिक्स भी कहते हैं। तो चारों में से कौन है जिसको हम फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहते हैं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द ओड वन हु इज नॉट एसोसिएटेड विद रेनेसांस पीरियड पेंटर। ठीक है, रेनेसांस पीरियड के पेंटर्स नहीं है। ठीक है, नोट को ध्यान रखिएगा। तो इनमें आपको पता है डोनाटेलो रेनेसांस से बिलोंग करते हैं, हाई रेनेसांस के। ठीक है, बोटिचेली भी बहुत अच्छे पेंटर है, टिशियन भी, लियोनार्डो भी। डोनाटेलो मेनली जाने जाते हैं अपने स्कल्पचर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, एक स्कल्प्टर है, एक मूर्तिकार है डोनाटेलो। ठीक है, तो बाकी आप देखोगे तो बोटिशियन, टिशियन, लियोनार्डो दा विंसी, ये बहुत अच्छे पेंटर्स है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच केव ऑफ अजंता श्याम जातका इस पेंटिंग। श्याम जातक जो है किस नंबर की गुफा में अजंता की स्थित है, वो बताना है उस चित्र के बारे में। तो देखिएगा 10 नंबर की जो गुफा है, केव नंबर 10, इसमें श्याम जातक चित्रित है। और अगर 10 ऑप्शन में ना हो तो आपको 17 मिले तो वो भी लगा सकते हो। ठीक है, दोनों की उपस्थिति में 10 सबसे बेस्ट रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द इम्पोर्टेंट मूवमेंट टूवर्ड डेवलपिंग अ वर्ल्ड विदाउट वर्ड। ठीक है, वर्ल्ड लैंग्वेज विदाउट वर्ड इज नोन एज। देखिए, एक ऐसा आंदोलन जो शब्द रहित विश्व भाषा को सपोर्ट करता है, तो वो कौन सा था, तो उसको कहते हैं आइसोटाइप। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शब्द रहित है ना, जो वर्ड्स है उनके बिना
कुछ कहना, उसको आइसोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल आपको बताना है जो जावा इंडोनेशिया में है, सबसे बड़े बुद्ध मंदिर का, ठीक है, बोरोबुदुर के नाम आपने पहले भी पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पे भी वही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कांथा एम्ब्रॉयडरी। जो कांथा की एम्ब्रॉयडरी होते है, काशिकादारी जिसे कहते हैं, काशिकदारी है ना, वो कहाँ की फेमस है इंडिया में? तो वेस्ट बंगाल की, ठीक है, कहाँ की? तो पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज इनकरेक्ट। अब देखिए करेक्ट तो कभी कभी आपको देकर इनकरेक्ट पूछता है और कभी इनकरेक्ट देकर करेक्ट पूछता है, तो दोनों में थोड़ा सा आपको विजिलेंट रहना है। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो गणेश को मथुरा के अंदर ब्राह्मणिकल फिगर के अकॉर्डिंग न्यूड दिखाया गया है, सूर्य के अंदर कवच है, विष्णु को गदा की जगह चक्र के रूप में दिखाया गया है ना, चक्रा के साथ, ठीक है, चक्र आपको पता ही क्या होता है, ठीक है, और इंद्र को क्राउन के साथ। अब मेरे को ना कमेंट सेक्शन में इन सब के वाहन बताना है, वाहन मतलब जो व्हीकल ये यूज करते थे आने जाने के लिए, जैसे गणेश जो चूहे का इस्तेमाल करते हैं, वैसे सूर्य, विष्णु और इंद्र के आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द बुक इन विच द ऑथर अजीत कुमार मुखर्जी हैज मेंशन अबाउट जद्दू पटुआ। ठीक है, जद्दू पटुआ पेंटिंग के बारे में उसने अपनी एक बुक में बताया है, उस बुक के बारे में आपको बताना है कि कौन सी है। तो नाम ध्यान रखिएगा, फोक आर्ट ऑफ बंगाल नाम की इन्होंने एक पुस्तक निकाली थी अजीत कुमार मुखर्जी ने, जो बांकुरा जिले में जो जद्दू पटुआ चित्र है उसके बारे में उन्होंने उस पर लिखा है। इन विच आर्ट पीरियड मिक्सचर ऑफ हेलेनिस्टिक एंड बुद्धिस्ट फॉर्म आर सीन। अब ध्यान रखिएगा, जहाँ पे हेलेनिस्टिक मतलब जो ग्रीक है ना और भारतीय यानी बुद्धिस्ट फॉर्म्स देखने को मिलता है, वो कहाँ पर है? तो गंधार स्कूल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यूनानी और बौद्ध स्वरूपों का सम्मिश्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो गंधार कला के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुद्रा बुद्धा सिट्स इन द प्रलंबपाद आसना कार्व्ड इन केव नंबर 16 ऑफ अजंता। ठीक है, गुफा संख्या 16 में आप देखोगे अजंता की, तो बुद्धा को बैठे दिखाया गया प्रलंब पद आसन के अंदर। उसकी जो बैठने की मुद्रा है उसको हमें बताना है, तो कौन से वो मुद्रा है? तो धर्म चक्र मुद्रा वो रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, मार्क द बर्थ प्लेस ऑफ कांग्रा स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग इन 1405 बाय राजा हरिचंद। ठीक है, जो राजा हरिचंद है उन्होंने 1405 में भारतीय चित्रकला की कांगड़ा शैली के उद्भव स्थल बताए थे। ठीक है, तो कौन सा स्थल था? तो ध्यान रखिएगा गुलेर। आप जैसे भी पढ़ते हो तो गुलेर से ही पहाड़ी शैली का जो उद्भव वगैरह वो सारे गुलेर से ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द स्टोरी ऑफ एलिफेंट हु नर्चर्स हिज ब्लाइंड पेरेंट्स इन बिहार 17 ऑफ अजंता इज कॉल्ड एज। ठीक है, जो गुफा संख्या 17 है उसमें एक अन्य माता पिता की सेवा करते हुए एक हाथी को दिखाया गया, तो उस कहानी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मातृ पोषक जातक। ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए कुछ संस्कृत शब्द से भी आप या पाली भाषा के शब्द से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का हो गया मातृ पोषक जातक। अगला देखिएगा, हु वाज द प्रोपोनेंट ऑफ अलंकार थ्योरी। ठीक है, अलंकार थ्योरी के जो प्रतिपादक है सिद्धांत के, वो कौन है? आचार्य भामा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन है? तो आचार्य भामा। ठीक है, और मेरे को इस क्वेश्चन के थ्रू एक आंसर आपसे वो चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नाट्य शास्त्र इन चारों में से किसने लिखा था? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल आर्टिस्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद बड़ौदा। बड़ौदा का एक ग्रुप था प्रॉपर, आपको पता ही है, जिसमें कई सारे आर्टिस्ट बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिसके नेता के रूप में आपने कई सारे कलाकारों को देखा था। उसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन बिलोंग नहीं करता। किशोरी कौल नहीं करता है, रीनी धूमल, मृणालिनी मुखर्जी या एंजुल एला मेनन। ठीक है, तो वो आपको पता ही है कौन रहेगा, तो एंजली एला मेनन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इसके जो नेता वगैरह कहे जाते हैं एनएस बिंद्र, वो भी ध्यान रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर वाज द त्रिनाले इंडियन इंटरनेशनल इवेंट लॉन्च। त्रिनाले बहुत फेमस है, हर 3 साल के गैप में होता है। जो शुरुआत कब हुई थी वो बताना है, तो 1968 में, 1968 में।
त्रिवर्षीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समारोह, जिसको हम त्रिनाली के नाम से जानते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, फेमस आर्टिस्ट जो रेम्ब्रांड है उसका जन्म कहाँ हुआ, प्लेस क्या था, तो वो था लीडन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैथमेटिकल रेशियो ऑफ साइज एंड क्रिएट्स एन ऑर्गेनिक बैलेंस एंड एस्थेटिक प्लीजिंग कंपोजिशन। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा एक ऐसा तत्व है जो भुजाओं का गणितीय अनुपात है, जो एक जैविक संतुलन और सौंदर्य की दृष्टि से मोहक संरचना का निर्माण करता है। तो आपको पता ही है, आपने सुना होगा गोल्डन रेशियो का नाम। ठीक है, हिंदी में इसको स्वर्णिम अनुपात भी कहते हैं, गोल्डन रेशियो। ठीक है, अलग अलग नाम है इसके, जैसे गोल्डन रेशियो भी कहते हैं, इसको फिबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं, इसको रूल ऑफ थर्ड के नाम से सबसे ज्यादा सुना होगा, रूल ऑफ थर्ड। ठीक है, ये तीनों चीज एक ही है और ये क्या दर्शाते, तो 1 है ना, रेशियो 1.618 को, ठीक है, इसको दर्शाती है। और आपने देखा होगा 1/3, 1/2, 2/3, 3/5, 5/8। ठीक है, ऐसे ये बढ़ते रहते हैं और टिपिकली ये बहुत मतलब नेचर में भी पाई जाती है और बहुत बड़ा इसका एक प्रॉपर लेसन है ना। कभी टाइम मिला तो इसके बारे में और अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाई इज कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग कंट्रोवर्शियल। ठीक है, आपको बताना है चारों में से कौन कौन से सही है कि कॉर्पोरेट विज्ञापन जो है विवादास्पद क्यों रहते हैं। तो सबसे पहला है कि वेस्ट ऑफ मनी है, तो बिल्कुल है ना, अपव्यय है ना, ज्यादा मनी इसमें वेस्ट ही होता है, जो कि बहुत बड़े लेवल पे की जाती है। कंज्यूमर आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, और इतना सारे लोगों के दिखाने के लिए कभी बड़े होर्डिंग पे लगा देंगे, कभी ट्रांजिट में लगा देंगे, कभी मैगजीन में छाप देंगे, तो ये बहुत सारा पैसा तो खराब हो रहा है। इससे ज्यादा जो है लोगों का इंटरेस्ट भी कम होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। दिस इज कॉस्टली फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट सेल्फ इंडल्जेंस, है ना, ये कॉर्पोरेट असंयम और खर्चीला स्वरूप है, बिल्कुल सही है। तो देखा जाए तो सारे ही उपयुक्त सभी सही है, ऑल ऑफ द अबव इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, द नेम ऑफ स्टाइल अंडर विच अ फर्म डज इट्स बिजनेस फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपनी है ना, वो किसके अंतर्गत अपना व्यापार, अपना जो है बिजनेस है ना, अपना काम वगैरह करते हैं। तो लोगो तो उसका एक चेहरा हो गया, ट्रेड नाम उसके ऊपर, ट्रेड नेम पे ही तो वो सारा काम करेगा। ठीक है, ट्रेड नेम जो है किस कैटेगरी में किस प्रोडक्ट के थ्रू कर रहा है, तो वो सारा ट्रेड नेम है उसका, तो उसी के थ्रू तो वो अपना पूरा बिजनेस कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फेमस पोस्टर जो है आई वांट यू फॉर यूएस आर्मी, ये अंकल सैम का पोस्टर है, बहुत ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, अंकल सैम। और आपने अगर मूवी देखी होगी कैप्टन अमेरिका, तो कैप्टन अमेरिका में भी इस पोस्टर को दिखाया गया है ना, जब वो अपना आर्मी ज्वाइन करता है वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो कैप्टन अमेरिका में भी उस पोस्टर को बहुत अच्छे से दिखाया गया है, जिसको देखकर वो फौज में जाता है। ठीक है, तो ये बताने कि ये कैप्टन मतलब आई वांट यू फॉर यूएस आर्मी वाला जो अंकल सैम वाला पोस्टर था, वो किसने डिजाइन किया था, तो ये क्या था, जेम्स मोंटेगमरी फ्राग ने। ठीक है, यहाँ पे फ्राग लिखा हुआ है, क्योंकि जो ओरिजिनल पेपर था उसमें भी फ्राग था, जो सही नहीं था, ये होना चाहिए फ्लागा। ध्यान रखिएगा क्या रहेगा, तो ये फ्लागा। ठीक है, तो उसने ये डिजाइन किया, तो बहुत फेमस हुआ था ये वाला पोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द पोस्टर थ्रू विच फर्स्ट इलेक्शन इन द जर्मनी ओपन फॉर वुमेन टाइटल फाउंड वुमेन इन विच ईयर। ठीक है, जर्मनी के अंदर जो महिलाओं को पहली बार चुनाव में पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया गया था, तो वो था 1918। ठीक है, कब, तो 1918। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा पहला भारतीय कलाकार कौन था जो ग्राफिक आर्ट सीखने विदेश गया। ठीक है, तो आपको पता है मुकुल चंद डे वो पहले कलाकार थे जो ग्राफिक यानी जो प्रिंट मेकिंग वगैरह है उसको लर्न करने कहाँ गए थे, विदेश गए थे। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया। देखिएगा, वुड कट प्रिंटेड फ्रॉम 29 ब्लॉक्स अ लॉन्ग सीरीज ऑफ चेंजिंग शेप्स बाय MC एशर इज नोन एज। ठीक है, MC एशर है जिसने 19 ब्लॉक के द्वारा एक बड़ी सी लंबी श्रृंखला, एक सीरीज वुड कट की छापी थी। ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है, तो इसको कहते हैं मेटामॉर्फिसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, तो मेटामॉर्फिसिस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है इंग्रेविंग बाय रामचंद्र रॉय
इन आनंद मंगल ऑन मंगल बुक वॉज पब्लिश इन ईयर। ठीक है, आपको बताना है कि जो आनंद मंगल है ना, जो बुक है प्रॉपर जिसमें रामचंद्र रॉय द्वारा उकेरित चित्र था, है ना, उसको किस वर्ष प्रकाशित किया गया है ना, पब्लिश किया गया था, तो वो था 1816 में। ठीक है, 1816 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द विस्टा, है ना, एक ड्राई पॉइंट है। द विस्टा इज अ ड्राई पॉइंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट। ठीक है, आपको बताना है द विस्टा किसका है, तो रेम्ब्रांट का है। ठीक है, जो एक ड्राई पॉइंट में इन्होंने क्रिएट किया था अपना कलाकृति को। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू उकियो ई डेफिनेशन विच इज करेक्ट। ठीक है, उकियो ई जो एक जापानीज टेक्निक है ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स के थ्रू अपने आर्टवर्क को क्रिएट करने की, तो उसकी डेफिनेशन इनमें से कौन सी सही है। तो देखिएगा, पेंट द नेचर एज इट इज, जैसा नेचर है उसी को वैसा पेंट करना। क्रिएटिंग शुंगा सेक्रेटली, ठीक है, शुंग को चोरी छुपे सृजन करना। सेलिब्रेट ऑफ पासिंग सीन, ठीक है, गुजरते दृश्य का उत्सव मनाना। या कॉपी ऑफ आर्टवर्क ऑफ यूरोपियंस, ठीक है, यूरोप वासियों के कलाकृतियों की नकल। यूरोप की तो ये जापानीज कभी नकल नहीं करेंगे, ये तो हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी ये सेलिब्रेट द पासिंग सीन ज्यादा डेफिनेशन उकियो की सबसे बढ़िया है, तो गुजरते दृश्य का उत्सव मनाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु वाज द स्कल्पटर ऑफ पिएटा's सेंट पीटर्स चर्च। ठीक है, पिएटा का आपको बताना है जो सेंट पीटर चर्च में है ना, उस स्कल्पचर का स्कल्पटर कौन है ना, किसने उसको बनाया था। ठीक है, तो आपको पता है माइकल एंजेलो, है ना, जो एक बहुत बड़े स्कल्पटर थे, उन्होंने उस पिएटा को बनाया था। ठीक है, तो पिएटा किसने बनाया, माइकल एंजेलो ने। कहां पर, तो सेंट पीटर्स के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज नोन फॉर यूजिंग वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इन हिज स्कल्पचर। ठीक है, अपने जो मूर्ति है उसमें अलग अलग तरीके के माध्यम का इस्तेमाल कौन करता है वो बताना है आपको, तो राजेंद्र टिक्कू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33, किसी कलाकृति का वह खंड जो वास्तविक मोल्ड के सभी हिस्सों को उन्हीं सही स्थिति में थामे रखता है कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है कि एक ऐसा मोल्ड जो जैसा आपने बनाया वैसा ही रखता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो मदर मोल्ड कहते हैं उसको। ठीक है, द सेक्शन ऑफ पीस मोल्ड दैट कंटेन्स ऑल द एक्चुअल मोल्ड सेक्शन होल्डिंग देम इन द करेक्ट पोजिशन इज कॉल्ड मदर मोल्ड। ठीक है, सबको उसी के पोस्चर में कितने हिस्से कर लो बनाए रखेगा तो उसे मदर मोल्ड कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है, स्टोन वेयर इन ए हार्ड नॉन पोरस फाइट क्ले बैक्ड एट टेम्परेचर अप टू। ठीक है, आपको बताना जो स्टोन वेयर है जो एक प्रकार का छिद्र रहित एवं कठोर मृद है को अधिकतम किस तापमान तक पकाया जा सकता है। ठीक है, हाईएस्ट जो टेम्परेचर है कहां तक लाया जा सकता है, तो 1400 सेल्सियस तक। ठीक है, 1400 सेल्सियस तक हम उसको ले जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द स्कल्पटर ऑफ फेमस स्टोन स्कल्पचर एबेकस इंस्टॉल्ड एट बड़ौदा। एबेकस बहुत ही ज्यादा फेमस है नागजी पटेल का। ठीक है, नागजी पटेल के और भी काफी फेमस स्कल्पचर्स है। ठीक है, एबेकस के साथ साथ क्योंकि ये जोधपुरी सैंडस्टोन में ज्यादातर काम करते हैं और बड़े बड़े काम है ना, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में और इनके 2-3 आप जरूर बताना, है ना, उनसे आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर स्टाइल मोढेरा सन टेम्पल वॉज बिल्ट। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है, वो किस स्टाइल में बनाया गया है, तो आपको पता है ये ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के जितने भी टेम्पल्स हैं दे आर फॉलोइंग नागर स्टाइल, नागर शैली को वो में ज्यादातर निर्मित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दयाराम साहनी वॉज एसोसिएटेड विद इन एग्जीक्यूशन डन इन। दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। ठीक है, दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खोज करी थी। अब मेरे को आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब करी थी, 1920, 21, 22, 23। ठीक है, जो भी आपको लगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन आर्टिस्ट पिगमेंट कलर थ्योरी व्हेन 3 प्राइमरी कलर आर मिक्स्ड टुगेदर विच कलर इज फ्रेम। ठीक है,
आर्टिस्ट के पिगमेंट थ्योरी के बताया गया कि जहां पर 3 प्राइमरी कलर, ठीक है, प्राइमरी कलर आपको पता ही है, रेड, येलो, ब्लू, जब इन तीनों को मिलाया जाता है तो कौन सा कलर आपको बनता है? थोड़ा सा डार्क कलर ही बनता है, वैसे तो आपको पता ही है, डार्क, सबसे ज्यादा डार्क तो ब्लैक से कुछ दिख ही नहीं रहा, तो वो ही आपका रहेगा। और ध्यान रखिएगा, ये आरजीबी में उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आरजीबी आपको पता ही है लाइट के प्राइमरी कलर है ना, और जब आप इनको तीनों को मिक्स करोगे, मतलब वो मतलब डिजिटली ही मिक्स ही होगा, जैसे भी होगा, तो वो व्हाइट बन जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डीएसएसबी में भी पूछे गए हैं, जहां पर आपका क्वेश्चन दिया गया था कि रेड की वैल्यू 150 कुछ ऐसे कर दी थी, ग्रीन की भी 150 और ब्लू के भी 150, तो आपको बताना था कि कौन सा फोम कलर होगा, तो वहां पे जो व्हाइट कलर था वो सही था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप भी तैयारी रखिएगा और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉश आउट इज यूज इन प्रिंट मेकिंग फॉर, ठीक है, वॉश आउट कहाँ यूज होता है प्रिंट मेकिंग में, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिएगा, टू स्प्रेड आउट ऑन द प्लेट एक्वा टिंट द एज ऑफ द स्टोन प्लेट टू रिमूव ऑल इंक और इंक फ्रॉम द स्टोन, और प्लेट टू रिमूव गम और रिसेंसिटाइज द स्टोन, ठीक है। तो आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए। तो स्टोन में वॉश आउट कहाँ होता है? तो आपने अगर लिथोग्राफी के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। जहाँ पर आपको बताइए कि हम क्या करते हैं, तो एक तो पहले घिसेंगे, घिसने वाला टूल का नाम भी बताना, वो भी एक बार पूछा गया था एग्जाम से, ठीक है। तो पहले समतल किया जाता है उस लाइमस्टोन को, और फिर उसके बाद लेविगेटर से यूज करने के बाद उसको पाउडर वाउडर लगा के फिर वॉश आउट किया जाता है, पानी रिप्लेंट क्रिएट किया जाता है, अपनी ड्राइंग बनाई जाती है, फिर ऐसे प्रिंट किया जाता है। तो लिथोग्राफी का प्रोसेस है जिसमें वॉश आउट का मतलब क्या है, टू रिमूव ओल्ड इंक, ठीक है, पुरानी जो भी उसमें है उसको हटाना, और ड्राइंग फ्रॉम ए स्टोन और प्लेट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, बिस्कुट फायरिंग का संबंध किससे है? तो बिस्किट फायरिंग, ठीक है, थोड़ा हार्ड फायरिंग होती है जो टेराकोटा के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बिस्किट फायरिंग इज रिलेटेड विथ टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 41, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिकल बैलेंस, ठीक है। सिमेट्रिकल बैलेंस आपको बताइए कि अगर मान लीजिए आपने एक बेस बनाया, ठीक है, तो आप दोनों तरफ इधर देखोगे तो इधर देखो बराबर ही मिलेंगी चीजें, ठीक है, तो वो सिमेट्रिकल हो गया। तो ऐसे सिमेट्रिकल बैलेंस के रूप में देखने को आपको कहाँ कहाँ मिलता है, तो दोनों तरफ बराबर जो है सिमेट्रिकल बैलेंस को दिखाएगा। तो बैलेंस ऑफ कंट्रास्ट, कंट्रास्ट तो क्रिएट नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ बराबर होगा, ठीक है। अगला देखिएगा अल्टरनेट बैलेंस, ठीक है, ये हो सकता है कि अल्टरनेट मतलब इस साइड भी बराबर बैलेंस है, उस साइड भी, ठीक है। वर्टिकल भी दोनों तरफ बैलेंस है, तो ये भी सही है सिमेट्रिकल में। और डायगोनल बैलेंस है, ठीक है, अगर एक चीज डायगोनल है तो यहाँ पर भी एक बॉल है तो यहाँ पे, तो ये भी सिमेट्रिकल बैलेंस में आ जाएगा, तो ये भी सही है। बैलेंस बाय वेट, तो वेट के द्वारा बैलेंस करना तो वो अलग सिमेट्रिकल नहीं रहेगा फिर वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, सी और ई वाला ऑप्शन सही, ठीक है। हिंदी में भी वही रहेगा, सिमेट्रिकल मतलब सममितीय, मतलब दोनों तरफ बराबर, सममित है ना, तो उसमें वो वही रहेगा आपका एकांत संतुलन, ऊर्ध्व संतुलन और विकर्णीय संतुलन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग चूज विच आर इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ डिजाइन, ठीक है। थोड़ा सा डिवीजन को बताना है आपको डिजाइन के थ्रू। तो यहाँ पे आंसर सही जो है नेचुरलिज्म है, मल्टी कलर नहीं है, कन्वेंशनल और डेकोरेटिव है, और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये तीन आपके आंसर सही रहेंगे, ठीक है। हिंदी में देखा जाए तो निम्नलिखित में से अभिकल्प डिजाइन के महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, ठीक है। प्रकृतिवाद मतलब नेचुरलिज्म, पारंपरिक या अलंकारिक, कन्वेंशनल और डेकोरेटिव, एब्स्ट्रैक्ट मतलब अमूर्त, ठीक है। तो ये इनको डिविजनल ऑफ डिजाइन में इंपॉर्टेंस माना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, विच आर बेसिक एलिमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का जो बेसिक एलिमेंट है वो आपको
इनमें से जो जो सही है वो देखना है। तो आइडिया तो सबसे बेसिक है, ठीक है। विदाउट आइडिया आप क्या दिखाओगे, कॉपी पेस्ट करोगे फिर तो, ठीक है। आइडिया भी बेसिक एलिमेंट है। लोगो तो जरूरी है ना एडवर्टाइजिंग में, कि हम अगर किसके लिए बना रहे हो वो ही ना पता हो तो। सिंबल, ठीक है, वो भी जरूरी है। रिदम पॉइंट इनकी ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, तो इसलिए थोड़े बेसिक एलिमेंट में नहीं आएंगे, ठीक है। आइडिया, सिंबल और लोगो रहेंगे, यानी ए, सी और डी वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following statement do not relate to the development of printing technology by movable type? Movable type से जो relate नहीं करता आपको उसको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, पहला मूवेबल टाइप वाज डिस्कवर बाय गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग के द्वारा आप देखोगे ना, तो उससे पहले कोरिया, और कोरिया से पहले चाइना में मूवेबल टाइप हो चुके थे। उसके अलग अलग फॉर्म थे। बाकी गुटेनबर्ग जो है वो मेटल के लेके आया था, है ना। तो हम इसको कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, है ना। बेसिकली द अबव डिस्कवरी वॉज मेड इन 19th सेंचुरी। मूवेबल टाइप जो है 19 की जगह यहाँ पे 15th सेंचुरी होना चाहिए था, क्योंकि गुटेनबर्ग जो है 1450 या 1480 जो भी आप पढ़ते हो, उस टाइम जो है गुटेनबर्ग जो है जर्मनी के अंदर वो लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो डिस्कवरी है वो 15th सेंचुरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सही। गुटेनबर्ग का यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि मूवेबल मेटल टाइप जो है गुटेनबर्ग डिस्कवर किया, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल की आवश्यकता थी, नहीं तो ए भी आपका सही होता। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिएगा, दिस डिस्कवरी गेव बर्थ ऑफ ऑफसेट प्रिंटिंग। आप कह सकते हो कि ऑफसेट को भी यहीं से, मूवेबल टाइप से ही जगह मिली है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि एक एक जो ये मूवेबल यानी मूव करके ये शब्दों को बनाते थे फिर छापते थे, है ना। तो उससे धीरे धीरे डाई बन गई, और डाई जो है ऑफसेट में यूज की जाती है, जिससे जल्दी प्रिंटिंग होती है, ठीक है। तो वो इसी का जो है एक एडवांस फॉर्म भी आप कह सकते हो। अगले देखिए, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड विद मूवेबल टाइप वाज बाइबल, ठीक है। फर्स्ट बुक आपने देखा होगा कि मूवेबल टाइप का यूज करके चाइना में डायमंड सूत्र को बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी हम नहीं कह सकते कि फर्स्ट मूवेबल प्रिंटिंग से बाइबल ही छापी गई है। बाकी हाँ, जर्मनी में गुटेनबर्ग ने बाइबल छापी थी। अगला देखिएगा, जो ये है, लीड वाज यूज मिक्स विथ आयरन फॉर मेकिंग दिस मूवेबल टाइप, ठीक है। जो लेड है उसको भी आयरन के साथ यूज किया जाता था मेटल के मूवेबल टाइप बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बी, सी और ई आपका सही आंसर है, ठीक है। तो होप आपको कुछ समझ में आया होगा। और देखिए, हिंदी में भी वो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको हिंदी में ही बताई है, ठीक है, इंग्लिश पढ़ के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, जिसमें पूछा गया, मार्क द चीफ फीचर ऑफ खजुराहो स्टाइल ऑफ टेम्पल। खजुराहो के जो मंदिर है उसमें से आपको कुछ विशेषताएं जो है वो बतानी है। तो देखिएगा, पहला है स्पाइसमैन ऑफ नागर शैली, ठीक है। जो नागर शैली का निर्देश या निर्देश जो है यहाँ पर दिखाया गया है, तो बिल्कुल सही है। नागर शैली को यहाँ पर फॉलो किया गया खजुराहो के एमपी में, जहां पर मंदिरों को काफी अच्छी शैली के अंतर्गत बनाया गया। हिंदू एंड जैन टेम्पल, हिंदू मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, विष्णु मंदिर भी है, ठीक है। तो प्रॉपर मंदिरों को अच्छे से बनाया गया उसमें, ठीक है। द इंटीरियर इज डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स ओनली, नहीं, बिल्कुल गलत। पेंटिंग्स तो है ही नहीं, मैं खुद विजिट किया हूँ पर्सनली वहां पे, ठीक है। वहां पे मूर्तियां बहुत शानदार बनाई गई, इवन मूर्तियां मंदिरों के शिखरों पर भी है, मंदिरों के अंदर भी है, और बहुत शानदार बनाई गई है, स्पेशली काम पर आधारित बनाई गई है ना। टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए टॉल एंड ग्रांड पोडियम, ठीक है। मंदिर जो है एक विशाल ऊठी पिच्छिका में निर्मित है, मतलब एक बड़े से जो है बेस बनाया है ना, बेस अच्छे बना रखे, ठीक है। वैसे तो सीढ़ियां है चढ़ने के लिए, और उसके ऊपर मंदिर वगैरह काफी अच्छे, ठीक है। तो डी भी आपका सही हो जाएगा। और मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई इज नोटेबल एग्जाम्पल। मीनाक्षी मंदिर साउथ इंडिया में है ना, दक्षिण भारत में आ जाएगा, और ये मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश के अंदर है। तो दोनों में काफी फर्क है। वहां पे आप द्रविड़ शैली को फॉलो करते हो, देखो यहाँ पर नागर शैली में निर्मित है, ठीक है। तो ए, बी और डी आपका सही आंसर रहेंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
आइडेंटिफाई द फेमस पेंटिंग ऑफ नारायण श्रीधर बेंद्रे, NS बेंद्रे, जो मैं अभी कह रहा था आपको बड़ौदा ग्रुप के लिए। तो उसका आइडेंटिफाई करना है उनकी पेंटिंग्स को। तो देखिएगा द सनफ्लावर बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, इनकी द सनफ्लावर, क्योंकि जब आप देखोगे जब वेस्टर्न में आप जब पढ़ोगे सनफ्लावर, है ना, तो वहां पर आप पॉल गोगिन और कई सारे ऐसे कलाकारों को पढ़ोगे, और इंडिया में NS बेंद्रे को। तो सनफ्लावर इनकी काफी फेमस पेंटिंग है। और आप देखोगे तो द थ्रेशिंग ये किसी और की है, ये अभी आई भी थी एग्जाम्स में। द जर्नी एंड तो आपको पता ही अवनींद्रनाथ टैगोर की। द काव एंड द काफ ये वाली भी NS बेंद्रे की पेंटिंग है। तो आपको देखोगे तो ए और डी आपका आंसर सही निकल के आएगा, ठीक है। कौन सा आंसर, ए और डी, यानी फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द ब्रोंज स्टैचू ऑफ ग्रीक आर्ट। ग्रीक कला के हमें उन कांस्य मूर्तियों को पहचानना है, ब्रोंज स्टैचूज को पहचानना है, ठीक है। तो देखिएगा 47 क्वेश्चन में पूछा गया है शैरेट ऑफ डेल्फी, ठीक है। जो डेल्फी है शैरेट, वो भी एक ग्रीक आर्ट में ब्रोंज में बना हुआ मूर्ति है। डोरोफोरस हो गया, ठीक है, डिस्कोबोलस हो गया, ठीक है, पिक्साइटलीज हो गया, और ये एथेनीज मेडेंस हो गया। ये दोनों आपको संगमरमर में मिलेगी, बाकी ब्रोंज की रहेगी, ठीक है। तो ए, बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा, ए, बी और सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, सेलेक्ट द आर्टिस्ट ऑफ पॉप आर्ट मूवमेंट, ठीक है। पॉप कला के जो मूवमेंट है, आंदोलन है, उनसे रिलेटेड कलाकारों को आपको पहचानना है। तो देखिएगा जॉन मीरो, वो थोड़े धार्मिक थे पर मूवमेंट में ऐसे ज्यादा एक्टिव नहीं थे। रिचर्ड लीडन रहेंगे, एंडी वरोल हो गए, ठीक है, ऑटो म्यूलर हो गए, जीन आप हो गए, ठीक है। तो ये दो ही है, बी और सी, मतलब पॉप मूवमेंट में, ठीक है, पॉप कला आंदोलन में शामिल थे, रिचर्ड लिंडन और एंडी वरहोल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 है ड्यूचैम्प, ठीक है, जो आर्टिस्ट है ड्यूचैम्प, उनकी कलाकृतियों को आपको पहचानना है। तो कॉफी मिल जरूर उनकी कलाकृति है, डे लाइट सेविंग नहीं, दी ब्राइट्स टाइप बाय हर बैचलर्स इवन ये है, द फाउंटेन ये तो बहुत ज्यादा फेमस थी, द फाउंटेन, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा, है ना, कैसे इन्होंने एक टॉयलेट शीट का यूज किया और उसको नाम दे दिया द फाउंटेन, और कैसे विरोध किया वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। तो 1, 2, 3 पेंटिंग हो गई, और द फील नहीं है। तो ए, सी और डी इसका राइट आंसर होगा, कौन सा, ए, सी और डी, यानी फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, लियोनार्डो दा विंसी वाज फेमस एज। लियोनार्डो दा विंसी आपको पता ही है किस चीज के लिए फेमस है, वो पेंटर भी थे, ठीक है, वो स्कल्प्टर भी थे, वो आर्किटेक्टर भी थे, एडवोकेट और एक्टर, ठीक है। आपको एग्जैक्ट बताना है कि वो कौन कौन थे, ठीक है। तो पेंटर थे, स्कल्प्टर थे, आर्किटेक्ट थे, मतलब चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार रहे वो, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन के लिए आप पार्ट 2 को देखें, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर की तैयारी करनी है तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया, वहां पर जरूर डाउनलोड करके पहले 50 क्वेश्चन को करें, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आके 51 से 100 तक के प्रश्नों को देखें, फिर दोबारा उस प्रश्नों को देखें, ठीक है। ऐसे आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी, और नेट के एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और जरूर आपका एग्जाम क्लियर हो, मेरी यही मनोकामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, केशव दिस साइड।